अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स? सब ठीक ठाक हैं? आई होप कि इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये मैं बीबीए ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सब्जेक्ट है इनका इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वीक नंबर 2 इनका। एंड वीक नंबर 2 जो है आपका, अगर आप कोर्स आउटलाइन देख लें तो वो है आपका हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट एंड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग थ्योरीज पर आ जाएंगे, अप्रोचेस पर भी आएंगे। अच्छा जी, हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट अगर हम लोग देखें कि एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, मैनेजमेंट की एवोल्यूशन कब से हुई, कब से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर आपकी बुक कहती है कि बेसिकली मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन व्हेन पीपल स्टार्टेड लिविंग टुगेदर इन ग्रुप्स। ठीक है, जब से लोग इस दुनिया में आए हैं और वो आपस में ग्रुप्स में रहना स्टार्ट हुए हैं, तो तब से ही मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया था। एंड फॉर एवरी ह्यूमन ग्रुप रिक्वायर्स मैनेजमेंट and the history of human being is full of organizational and behavioral activities because human being is a social animal। क्योंकि जब भी हम लोग आपस में जब भी रहते हैं तो हमें अपनी हर एक एक्टिविटी को मैनेज करना होता है। अगर आप अपने घरों की एग्जांपल ले लें तो घर को देख लें तो पूरा घर है, लेकिन उसको आपके पेरेंट्स जो हैं तो वो मैनेज कर रहे होते हैं, आप उसको मैनेज कर रहे होते हैं। जो हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर हम उनको देख लें वो अकेले रहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपनी तमाम चीज़ों को वो डेली बेसिस पर मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है कि हम क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग जो है जब से वो उसने इस दुनिया में आया है और रहना स्टार्ट किया है तो उसने मैनेजमेंट उसके साथ ही आई है। हाउएवर द स्टडी ऑफ ह्यूमन मैनेजर्स अचीव्स रिजल्ट इज़ प्रीडोमिनेटली अ 20th सेंचुरीज फिनोमेना। लेकिन जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना मैनेजर्स की, अक्सर आप लोगों ने नाम सुना होगा कि ये एडमिन है, ये मैनेजर सेल्स हैं, ये मैनेजर फाइनेंस है, ये मैनेजर एचआर हैं, ये मैनेजर मार्केटिंग है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली मैनेजर्स का, तो ये आया है 20th सेंचुरी से। ठीक है, अच्छा जी, अब मैनेजमेंट की जो एवोल्यूशन है, तो द एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट ड्यूरिंग दिस पीरियड कैन बी स्टडीड इन 3 पार्ट्स एज अंडर। ठीक है, अब ये जो मैनेजमेंट का, मैनेजर्स का कॉन्सेप्ट आया है, तो उसको हम लोग 3 डिफरेंट अप्रोचेस में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अप्रोच है हमारे पास क्लासिकल अप्रोचेस। ठीक है, क्लासिकल अप्रोच में हमारे पास फिर अंदर 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक को हम कहते हैं कि दिस रिप्रेजेंटेड बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट थॉट, सेकंड है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, एंड थर्ड है हमारे पास ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, इन तीनों को इंशाल्लाह हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो क्लासिकल अप्रोचेस हैं। सेकंड जो मेजर अप्रोच है वो आपकी बिहेवियरल अप्रोच है, एंड दिस रिप्रेजेंटेड ह्यूमन रिलेशन, मूवमेंट एंड बिहेवियरल अप्रोच, एंड थर्ड हमारी है मॉडर्न अप्रोचेस। ठीक है, दिस रिप्रेजेंटेड द क्वांटिटेटिव अप्रोच, सिस्टम अप्रोच एंड कॉन्टीजेंसी अप्रोच। सो ये 3 अप्रोचेस हैं हमारे साथ, जिसमें आपके कोर्स में जो इंक्लूडेड है और जो हमने डिटेल में डिस्कस करना है वो हमने क्लासिकल अप्रोचेस को डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, एंड इसमें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट को, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को एंड ब्यूरोक्रेसी को। अब सबसे पहले देखते हैं कि क्लासिकल अप्रोच में जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों के लिए कंक्लूड कर दिया है, कभी कभार ये अक्सर MCQs में या फिर इन द ब्लैंक्स में आ जाता है कि क्लासिकल अप्रोच में साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो थ्योरी थी किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो ये बेसिकली फ्रेडरिक टेलर ने सबसे ज़्यादा इस पर काम किया है। बाकी हेनरी कैंट एंड फ्रैंकलिन एंड लिलियन गालब्रेथ ने भी इस पर काम किया है, लेकिन ज़्यादा जो काम है तो वो इस पर टेलर ने किया है। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट होली सोली इस पर सिर्फ हेनरी फेयोल ने काम किया हुआ है। एंड थर्ड जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है, तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट पर सबसे ज़्यादा काम किया है मैक्स वीबर ने। अच्छा, सेकंड बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच में जो फर्स्ट है हमारे पास, दैट इज़ द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ठीक है, जिसमें हम लोग ह्यूमन इंटरेक्शन देखते हैं, एंड उसको इंट्रोड्यूस किया था एल्टन मायो ने
बिहेवियरल साइंस को मास्लो एंड हेजरबर्ग ने इंट्रोड्यूस किया था। एंड थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई है हमारे पास, इसको आगे जाकर अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो वो हमारे पास जॉर्ज डगलस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। एंड मॉडर्न अप्रोच है जिसमें सिस्टम अप्रोच है, उसको चर्चमैन वेस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। एंड कॉन्टीजेंसी अप्रोच है जिसको पॉल हर्से एंड केन ब्लैंकर्ड ने इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा जी, थोड़ा सा इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट वन है साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर जो हमने अभी डिस्कस किया ना, दिस इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। एंड फ्रेडरिक टेलर के हवाले से भी हम लोग थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट की। फिर हेनरी फेयोल को डिस्कस करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को, ठीक है। एंड थर्ड में फिर हम लोग मैक्स वीबर की ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट पर। व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट? बेसिकली फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, इसने इस अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया था। एंड ही वाज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर हु सॉट टू इम्प्रूव इंडस्ट्री एफिशिएंसी। ये बेसिकली एक मैकेनिकल इंजीनियर था जो कि इंडस्ट्रीज़ में काम करता था। तो वो उस जिन इंडस्ट्रीज़ में वो काम कर रहा था, तो वो उन इंडस्ट्री की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना चाह रहा था। बेसिकली इसका फोकस जो था वो एफिशिएंसी की इंक्रीज़ करने पे था। एंड फ्रेडरिक एफ.डब्ल्यू. टेलर को द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। इसको अपने साथ नोट कर लें, अक्सर ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है। अच्छा, एंड बॉन्ड एंड डाई के लिए इसको ज़रूरी नहीं है हमारे पास। अच्छा, फ्रेडरिक टेलर कहता क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में? सबसे पहले तो फ्रेडरिक टेलर हमें कहता है कि ही इज़ द पायनियर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी फ्रेडरिक टेलर ने इंट्रोड्यूस की थी। ही वॉज अ साइंटिस्ट एंड मेड रिसर्चेज हाउ मैन कैन बी यूज एफिशिएंटली एट वर्क। Frederick Taylor is often called the father of scientific management and his approach is also often referred to as Taylor's principle or Taylorism। अच्छा, फ्रेडरिक टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं और इसकी इस अप्रोच को हम लोग टेलर्स प्रिंसिपल भी कहते हैं या इसको हम लोग टेलरिज्म के नाम से भी याद करते हैं। अपने साथ नोट कर लें ऑब्जेक्टिव्स के लिए इसको भी। अच्छा जी, during his research he found the main cause of inefficiency and wastage in factories was ignorance on the part of workers and managers of scientific methods। अच्छा, काम जो उसने किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट पर था, तो उसने जो चीज़ें हाईलाइट की थी वो क्या था कि इसने बेसिकली ये चीज़ फाइंड आउट की थी कि इनएफिशिएंसी एंड वेस्टेज इन फैक्ट्रीज़, कि फैक्ट्रीज़ में जो लेबर्स काम करते हैं, जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो इनएफिशिएंट क्यों होते हैं एंड फैक्ट्रीज़ में रिसोर्सेज वेस्ट क्यों होते हैं। तो उसने बेसिकली इसकी रीज़न्स उसने चेक की थी, उसने कैलकुलेट की थी और बाकायदा उस पर इसने सारा काम किया था। अच्छा, एंड फॉर दिस पर्पज़ ही डेवलप्ड अ थ्योरी नोन एज साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड ऑल्सो कॉल्ड द टेलरिज्म, in which he suggested that the efficiency can be improved by investigation, analysis and measurement। इसने इस थ्योरी के थ्रू बेसिकली ये चीज़ हाईलाइट की थी कि हम लोग इनएफिशिएंसी को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। किस तरह से कम कर सकते हैं? हम मेजरमेंट के थ्रू हम लोग एम्प्लॉयज़ की और जो लेबर है उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। एंड दिस कॉन्सेप्ट फर्दर कैरीड ऑन बाय फ्रैंक लिलन गलब्रेथ एंड हेनरी कैंट, जॉर्ज बर्थ एंड एडवर्ड फेलन। इन सब ने भी फिर उस फ्रेडरिक टेलर के बाद इन्होंने काम किया। अच्छा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का? कहती क्या है हमें कि द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड स्पेशली लेबर प्रोडक्टिविटी। साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो थ्योरी है ये बेसिकली हमें ये बताती है कि हमने अपनी इकोनॉमिक एफिशिएंसी को किस तरह से इंक्रीज़ करना है। अब इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या चीज़ होती है? इकोनॉमिक एफिशिएंसी मीन्स कि आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कि आप अपनी कंपनी का प्रॉफिट किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो आप इस तरह से करेंगे कि आपने लेबर्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना हो, क्योंकि जितना लेबर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो उतना एफिशिएंसी आएगी, और एफिशिएंसी आएगी तो आपके ऑपरेशन स्मूथली रन होंगे, और जब ऑपरेशन स्मूथली रन होंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी एंड इसी तरीके से फिर आपको प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इंक्रीज़ होगी। It was one of the earliest attempts to apply science to the engineering of processes and to management। और ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की अप्रोच थी जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने अप्लाई की थी, ये सबसे अर्लीस्ट अटैम्प्ट्स थी कि जिसमें इंजीनियरिंग के प्रोसेस में हम लोगों ने मैनेजमेंट को साइंस के साथ मिलकर अप्लाई किया।
So according to Taylor, scientific management is concerned with knowing exactly what you want men to do and the see and they do in the best and cheapest way. कि टेलर हमें क्या कहता है कि सबसे पहले हम लोगों ने मैनेजमेंट में अपने इस चीज़ को मालूम करना है, नो करना है कि सबसे बेस्ट एंड सबसे चीपेस्ट वे एक काम करने का क्या है. एक लेबर जो आपके साथ काम कर रहा है, आप उसको एक ऐसा तरीका बताएं, आपको उसको ऐसी गाइडेंस प्रोवाइड करें कि वो उस काम को, उस टास्क को जो उसको साइन हुआ है, वो सबसे चीपेस्ट वे में एंड सबसे बेहतरीन तरीके से उसको परफॉर्म कर सके. क्योंकि जितना टाइम वो कम लेगा एंड जितना वो उसको आसानी से कर सकेगा, तो उतना आपकी कंपनी की, आपके बिज़नेस की, आपकी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी. सो ये मेन फोकस है साइंटिफिक मैनेजमेंट का. ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या है, मैं एक दफ़ा दोबारा से समराइज़ कर देता हूँ कि इसमें एफ.डब्ल्यू. टेलर ने काम किया और उसने ये कहा कि हम लोग अपनी कंपनीज़ की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर हम अपने लेबर्स की, अपने एम्प्लॉयज़ को बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में उनको गाइड करके और उनको सही डायरेक्शन दें और उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करें. क्योंकि लेबर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी तो हमारी जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है वो ऑटोमेटिकली साथ में इंक्रीज़ होगी. अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की अप्रोच जो है वो हमें क्या कहती है. एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बेसिकली हेनरी फेयोल ने इस पर काम किया था एंड ही वाज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच. अच्छा, हेनरी फेयोल क्या है, ही वाज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर हु इज़ समटाइम्स रेफर्ड टू एज द रियल फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. अच्छा, हेनरी फेयोल जो था फ्रेंच बंदा था, माइनिंग इंजीनियर था और इसको ज़्यादातर लोग जो हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहते हैं. ठीक है, फेयोल लुक्ड एट द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग विद द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट विद द वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू. अच्छा, हेनरी फेयोल ने जो है उसने मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया है एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, न कि वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू. एफ.डब्ल्यू. टेलर जो था उसने बेसिकली वर्कर्स जो लेबर थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया था और उसने कहा था कि अगर हम लेबर्स को, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होगी. हेनरी फेयोल जो है ये बेसिकली ये कहता है कि अगर आप एक बिज़नेस की मैनेजमेंट को ठीक करेंगे एंड मैनेजमेंट आपकी एफिशिएंट होगी तो आपका बिज़नेस जो है वो सक्सेसफुल होगा एंड वो इकोनॉमिक एफिशिएंसी की तरफ जा सकता है. ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में. अच्छा, फेयोल क्या कहता है कि फेयोल बिलीव्ड बाय फोकसिंग ऑन मैनेजरियल प्रैक्टिसेस ही कुड मिनिमाइज द मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड इंक्रीज एफिशिएंसी इन ऑर्गेनाइजेशन. देखें, वो किस चीज़ पे बिलीव करता था कि अगर आप मैनेजरियल प्रैक्टिसेस मिनिमाइज़ करेंगे, उन मिसअंडरस्टैंडिंग को मिनिमाइज़ करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी मैनेजर्स की इंक्रीज़ होगी, तो तब जाकर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल होगी. Fayol was a pioneer in the study of the principles and functions of management. हेनरी फेयोल जो है इसकी जो स्टडी है एंड इसने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने डिटेल में डिस्कस किया थे. तो ये बेसिकली उन फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स जो थे ये इसने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए थे एंड ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑपरेशंस एंड. सो इसने ये सारी चीज़ें डिस्टिंक्ट की थी कि ऑपरेटिंग एंड मैनेजरियल फंक्शंस में डिफरेंस क्या है, क्योंकि इसने वो सारे फंक्शंस क्लियरली हमें बता दिए थे. अच्छा, फंक्शंस ये रहे, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था. अगर किसी ने नहीं पढ़े तो इससे वीक नंबर 1 का जो हमारा लेक्चर है उसको आप और से पढ़ लें. उसमें हम लोगों ने ये फंक्शंस डिस्कस किए हैं. प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड कमांडिंग को हमने वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है. अच्छा, एंड हेनरी फेयोल के जो प्रिंसिपल्स हैं, 14 प्रिंसिपल्स हमने देखे थे. ठीक है, ये वही प्रिंसिपल्स हैं जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं. ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन, रिन्यूमरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी. तो ये तमाम 14 प्रिंसिपल्स वही हैं जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. जिनको नहीं पता इन फंक्शंस का तो डिटेल वीक नंबर 1 का जो मेरा जो पिछला लेक्चर है उस वीक नंबर 1 में मैंने इन प्रिंसिपल्स को डिटेल में डिस्कस किया है. अच्छा जी, अब आ जाते हैं, हम लोगों ने क्लासिक अप्रोच को देख लिया, फिर हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच को देख लिया. अब हमारे पास जो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है
या जिसको हम लोग थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं। तो थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी हमें क्या कहती है? अच्छा, ये बेसिकली मैक्स वीबर ने इंट्रोड्यूस की थी। सो अकॉर्डिंग टू मैक्स वीबर, मैनेजमेंट शुड बी मैनेज्ड इम्पर्सनली। अच्छा, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी में जो मैक्स वीबर है वो इस चीज़ पर जोर देता है, क्योंकि टेलर ने यह बात की थी कि आप लेबर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करें। फिर उसके बाद हेनरी फेवल ने यह बात की थी कि आप मैनेजर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करें। एंड मैक्स वीबर जो है वो थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी में हमें क्या कहता है? वो कहता है कि द मैनेजमेंट शुड बी मैनेज्ड इम्पर्सनली, कि आप मैनेजमेंट को इम्पर्सनल होकर मैनेज करें, अपनी ज़ात से बालातर होकर मैनेज करें। ठीक है, किस तरह से करें? द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स वेयर स्पेसिफिक रूल्स आर फॉलोड इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जितनी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे पास, तो वहाँ पर हम लोग क्या करें? साइंटिफिक स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करें और उन रूल्स को हम लोग इम्पॉर्टेंट रखें, न कि अपने आप को इम्पॉर्टेंट रखें। लेट्स सपोज जिस तरह फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है ना, तो पाकिस्तान को जो आइन है, तो उस आइन में तमाम चीज़ें लिख दी गई हैं, तो हम जब चलते हैं तो हम उस आइन को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि मैं अगर लेट्स सपोज किसी बड़ी पोस्ट में बैठा हूँ तो मैं आइन को पीछे करके रद्द करके और मैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस स्टार्ट कर लूँ, नहीं, बल्कि मुझे इम्पर्सनल होकर उस लॉ को, उस कानून को, उस रूल्स को मुझे फॉलो करना चाहिए। सो यही बात थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी में मैक्स वीबर भी कहता है कि अगर आप मैनेजर हैं और एक बिज़नेस को संभाल रहे हैं तो आप इम्पर्सनल होकर, अपनी ज़ात से बालातर होकर उन चीज़ों को अकॉर्डिंग टू द रूल्स संभालें। अथॉरिटी शुड बी समथिंग दैट वाज द पार्ट ऑफ अ पर्सनस जॉब, और अथॉरिटी, आपके पास जो पावर है, तो वो क्या है? दैट शुड बी समथिंग दैट वाज अ पार्ट ऑफ अ पर्सनस जॉब। जो आपके पास पावर है, अगर आप किसी बड़ी पोस्ट पे हैं, तो वो पावर आपकी नहीं है, बल्कि वो क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ अ पर्सनस जॉब। वो जो जॉब आप कर रहे हैं, जो नौकरी आप कर रहे हैं, वो उसका एक पार्ट है, तो आपने उसको एज अ पार्ट ही यूटिलाइज़ करना है, आपने उसको ज़ाती पावर नहीं समझनी है। ठीक है, एंड पास्ड फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एज वन पर्सन लेफ्ट एंड अनदर टुक ओवर। और ये जो पावर है, फिर इसको हमने क्या करना है? पास ऑन करना है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर आप वहाँ से शिफ्ट होते हैं, आपकी जॉब वहाँ से ख़त्म होती है, तो आपने उस पावर को दूसरे जो आपकी जगह बंदा आ रहा है, आपने उसको ट्रांसफ़र करनी होगी। ठीक है, आप उस पावर को अपने साथ नहीं लेकर जा सकते हैं, या अगर आप रिटायर हो रहे हैं या आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, वट एवर, सो इट मस्ट बी पास्ड ऑन फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है, एंड नॉन पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, ये हमारी पर्सनल नहीं होती हैं। पावर जो हमारे पास हैं, तो वो हमारे पास उस स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक हैं, और ये पावर हमारी पार्ट ऑफ अ जॉब है। ठीक है, सो ये बेसिक थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी है। अच्छा, वीबर थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी प्रिंसिपल्स, इस थ्योरी के प्रिंसिपल्स क्या हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल है कि वेल डिफाइंड हायरार्की, कि आपकी जो बिज़नेस है उसमें एक वेल डिफाइंड हायरार्की होनी चाहिए। और हायरार्की मीन्स के द पोजीशंस इन ब्यूरोक्रेसी शुड बी स्ट्रक्चर्ड इन अ वे दैट परमिट्स हायर पोजीशंस द सुपरवाइज एंड कंट्रोल द लोअर पोजीशंस। कि जो पोजीशंस होती हैं, जिस तरह सीईओ होता है सबसे ऊपर, या प्रेसिडेंट होता है, फिर उसके अंडर जो है तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट के अंडर जो है तो वो एमडीज़ होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, फिर उनके नीचे जो है तो मैनेजर्स होते हैं, फिर उनके मैनेजर्स के अंडर जो है तो लाइन मैनेजर्स होते हैं, फिर उनके अंडर जो है तो ऑफिसर्स, एंड फिर ऑफिसर्स के अंडर जो है तो बाकी असिस्टेंट्स वगैरह। तो ये एक पूरी हायरार्की होती है। तो जब तक आपके बिज़नेस में ये जो हायरार्की है ये वेल डिफाइंड होगी, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ना, ये वेल डिफाइंड होगी मीन्स कि सबको पता होगा कि हायरार्की हमारी क्या है, कौन सीईओ है, कौन वाइस प्रेसिडेंट है, कौन प्रेसिडेंट है, कौन मैनेजर है। तो अगर ये हायरार्की सबको क्लियर होगी तो तब जाकर फिर लोगों को अपनी पावर्स का पता चलेगा, और तब वो इम्पर्सनल होकर इसको यूज़ कर सकेंगे। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ब्यूरोक्रेसी हो, तो फिर आपने इसको इस तरीके से मैनेज करना होगा कि आपने वेल डिफाइंड हायरार्की रखनी होगी। अच्छा, सेकंड प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ लेबर एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। डिवीजन ऑफ लेबर एंड जॉब स्पेसिफिकेशन में ये है कि ऑलरेडी हम इसको हेनरी फेवल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में डिस्कस कर चुके हैं कि लेबर जितना आपके पास होगा तो आपने उनको इस तरीके से डिवाइड करना होगा कि उनकी स्पेशलाइजेशन के मुताबिक करना होगा। जिस लेबर की जिस एरिया में स्पेशलाइजेशन है, आप उसको सिर्फ वही काम दें और उससे वही काम लें जिसको वो समझता है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि आप बाकायदा तौर पर अपने बिज़नेस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस वाज़ेह करें कि आपका बिज़नेस किस तरीके से काम करेगा, रूल्स क्या हैं, किस तरह से बिज़नेस काम कर रहा है, ऑपरेशंस क्या क्या होंगे, वट एवर जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको आप बताएं। एंड उसके लिए आपके लिए क्या ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, SOPs, जिस तरह अभी आजकल आप देख रहे हैं ना, गवर्नमेंट ये कोरोना के लिए हर जगह के लिए अलग से SOPs बना रही है, तो ये वो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, शुड गवर्न ऑल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ टू प्रोवाइड सर्टेनिटी एंड फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये SOPs जो होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये आपको तरीक़ाकार बताते हैं कि आपने एक सिचुएशन में काम किस तरह से करना है। इम्पर्सनैलिटी, वन अनदर प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इम्पर्सनैलिटी क्या है कि मैनेजर शुड मेंटेन इम्पर्सनल रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज़, मींस के एम्प्लॉयज़ के साथ जो है मैनेजर्स का जो रिलेशनशिप है वो इम्पर्सनल हो, मींस कि अपने ज़ात से बालातर होकर। ये नहीं है कि अगर एक एम्प्लॉय के साथ एक मैनेजर की नहीं बन रही है तो वो उसके साथ ज़ातियात पर आ जाए, उसको नुकसान पहुंचाए, या जिन बंदों के साथ एक मैनेजर की लग रही है और वो उसके कोई फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, तो वो उनको एक्स्ट्रा फेवर करें, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हर एक चीज़ इम्पर्सनल होनी चाहिए, इम्पर्सनैलिटी होनी चाहिए, फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड पर्सनल प्रेजुडिस डू नॉट इन्फ्लुएंस डिसीजंस, और जो आपकी ज़ाती किसी किस्म की अगर प्रॉब्लम्स हैं तो वो आपके जो डिसीजंस हैं उनको इन्फ्लुएंस ना करें, इफेक्ट ना करें। कॉम्पिटेंस, अनदर लास्ट प्रिंसिपल। Competence means कि staffs are selected as appointed based on technical qualification and ability rather than personal loyalty and relationship records. अच्छा, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, जो ह्यूमन रिसोर्स जो एम्प्लॉयज़ आप हायर कर रहे हैं अपने बिज़नेस के लिए वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए। उनकी हायरिंग जो होनी चाहिए वो उनकी क्वालिफ़िकेशन और टेक्निकल क्वालिफ़िकेशंस पर होनी चाहिए, न कि किसी किस्म की जो है तो दोस्त रिश्तेदार को आप लेकर आ जाएं और उसको जॉब पर रखते हैं, उसको कुछ समझ ही ना आए लेकिन वो वहाँ पर जॉब परफॉर्म करे, नहीं, बल्कि कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा थ्योरीज़ ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। ठीक है, जो आपके कोर्स में वीक नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है, थ्योरीज़ ऑफ मैनेजमेंट। तो थ्योरीज़ में हमारे पास कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं, उन थ्योरीज़ को डिस्कस करते हैं। बिहेवियरल थ्योरीज़ हैं हमारे पास कि बिहेवियरल थ्योरीज़ ऑफ मैनेजमेंट, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स लार्जली ऑन अ मैनेजर्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विद पीपल। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपका मैनेजर जो है वो किस तरीके से अपने वर्कर्स के साथ और बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एंड एड्रेसेस द ह्यूमन डायमेंशंस ऑफ वर्क, मोटिवेशन, लीडरशिप, ट्रस्ट, टीम वर्क एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। और आपका जो मैनेजर है बिज़नेस का वो किस तरीके से काम को, एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन को, ख़ुद से उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं या नहीं, ट्रस्ट उस पर है या नहीं है, टीम वर्क में काम कर रहे हैं या नहीं है, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें उसमें होंगी, ये क्वालिटीज़ होंगी, तो तब जाके आपकी जो मैनेजमेंट है वो बेस्ट होगी एंड आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। अच्छा, थ्योरीज़ कौन कौन सी है हमारे पास? हाउथॉर्न थ्योरी है या हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, मास्लो हायरार्की, हाँ, मास्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी है हमारे पास, मैकग्रेगर थ्योरी X एंड थ्योरी Y है, एंड हेजरबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट को। हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट हमें क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सोशल सिस्टम एंड नॉट जस्ट टेक्नो इकोनॉमिक सिस्टम। कि हाउथॉर्न हमें ये कहता है कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो है एक सोशल सिस्टम है जहाँ पर लोग काम करते हैं, लोग आते हैं, मेल जोल होता है, सलाम दुआ होती है, हंसी खुशी होती है, लोग गपशप लगाते हैं, बातचीत करते हैं, काम करते हैं। ये कोई टेक्नो इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, कोई मशीन वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि एम्प्लॉयज़ कैन मोटिवेट बाय psychological and social wants because their behavior is also influenced by feelings, emotions and attitudes. एम्प्लॉयज़ जो हैं ये बेसिकली साइकोलॉजिकल एंड सोशल वांट्स हैं इनकी, और साइकोलॉजिकल एंड सोशल वांट्स इनकी क्या है कि इनकी भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इनके एटीट्यूड्स होते हैं। अगर क्योंकि मशीन्स तो नहीं है ना, अगर वो काम कर रहे हैं और उन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो ऑब्वियस बात है कि वो जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनको ज़ाती कोई प्रॉब्लम्स हैं तो भी उनको काम करने में प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये नहीं है कि एम्प्लॉयज़ मशीन्स हैं और वो मशीन्स की तरह काम करें और बस आपके लिए इकोनॉमिक इंसेंटिव्स जनरेट करें, नहीं, बल्कि उनकी भी फीलिंग्स हैं,
वो भी इमोशंस रखते हैं. And the economic incentives are not the only method to motivate people. So management must learn to develop cooperative attitude and not rely merely on command. So ये नहीं है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को सिर्फ इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दें, उनको सैलरीज पे करें और वो बस पैसों के लिए आपके लिए काम करेंगे, नहीं. बल्कि मैनेजमेंट जो है दे मस्ट लर्न टू डेवलप कोऑपरेटिव एटीट्यूड्स. कि मैनेजमेंट जो है उसका एटीट्यूड कोऑपरेटिव होना चाहिए. वो सिर्फ और सिर्फ सैलरीज ना पे करे बल्कि शेयरिंग करें उनकी फीलिंग्स को, उनकी इमोशंस को फील करें, ठीक है. एंड नॉट रिलाई मेरली ऑन कमांड. और सिर्फ कमांड हुक्म देने पर रिलाई ना करे कि आपने एम्प्लॉय को हुक्म दे दिया कि नहीं तुम मेरे एम्प्लॉय हो, तुमने ये काम ज़रूर करना है, नहीं. बल्कि एक नरम बिहेवियर उनके साथ रखना चाहिए, उनको समझना चाहिए. अच्छा, हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट प्रोडक्टिविटी इज़ लिंक्ड विद एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन. ऑब्वियस बात है कि ये एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन के साथ इसने अपने बेसिकली इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट में हॉथरॉन ने इन चीज़ों को फाइंड आउट किया था कि जो एम्प्लॉयज़ जिस इदारे में काम कर रहे थे जहाँ पर इसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने इसको बताया था कि हम सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते हैं बल्कि वी नीड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन. एंड मैनेजमेंट मस्ट टेक ग्रेटर इंटरेस्ट इन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन. और मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन को फुलफ़िल करे. अच्छा, द ग्रुप साइकोलॉजी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशन and we must therefore rely more on informal group effort key to higher productivity lies in enterprise morale. So high morale results in higher productivity. तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो हॉथरॉन है वो बेसिकली यही कह रहे हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं तो आपने उनकी जो मॉरल एक्टिविटीज़ हैं, साइकोलॉजिकली जो उनको अगर कोई इमोशनल स्ट्रेस है या और किसी किस्म चीज़ों से वो हर्ट हुए हैं तो प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज़ नहीं होगी. तो अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखना है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, कोऑपरेटिव एटीट्यूड आपका होना चाहिए, तब जाकर वो सेटिस्फैक्शन फील करेंगे एंड आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होगी. अच्छा जी, सेकंड थ्योरी है दैट इज़ मास्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी. अच्छा, मास्लो नीड्स थ्योरी जो है ये बेसिकली हमें क्या कहती है. अच्छा, ये एक पिरामिड की शेप की अगर आप इसको देख लें, ठीक है. एंड इस पिरामिड में सबसे जो बेसिक चीज़ है एक एम्प्लॉय की, एक इंडिविजुअल की, वो क्या है, वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स. फिजियोलॉजिकल नीड्स में एम्प्लॉय को क्या चीज़ चाहिए, तो उसको फूड चाहिए, वाटर चाहिए, वार्मथ चाहिए, रेस्ट चाहिए, जो कि हर एक इंसान की ज़रूरत है, ठीक है. तो ये मास्लो हायरार्की नीड्स थ्योरी हमें क्या कहती है कि सबसे फर्स्ट जो नीड है किसी भी इंसान की, स्पेशली एम्प्लॉयज़ की, वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स. उसको खाना चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, उसको रेस्ट चाहिए, उसको नींद चाहिए. सेकंड नंबर पर उसकी सेकंड प्रायोरिटी क्या होती है, सेफ्टी नीड्स. एंड सेफ्टी मीन्स सिक्योरिटी. सिक्योरिटी किस चीज़ की, उसकी ज़िंदगी की सिक्योरिटी, उसकी लाइफ की सिक्योरिटी, उसकी हेल्थ की सिक्योरिटी, उसकी जॉब सिक्योरिटी, ये तमाम चीज़ें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उसको चाहिए. जिस वर्किंग एनवायरनमेंट में वो लगा हुआ है, जॉब कर रहा है, वो वर्क एनवायरनमेंट सेफ़ होनी चाहिए. थर्ड उसकी जो प्रेफरेंस होती है वो क्या होती है, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स. बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स मीन्स कि इंटीमेट रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स. वही बात है ना कि वो एम्प्लॉय जो है वो कोई मशीन नहीं है, बल्कि वो रिलेशनशिप्स चाहता है, फ्रेंड्स चाहता है. जहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं उसकी सोशल नेटवर्किंग होनी चाहिए, एक दूसरे से अच्छी सलाम दुआ होनी चाहिए. जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं वो इनका आपका ख्याल रखें, आप बाकी एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, हैप्पीनेस को, जॉयज़ को, अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं उसको शेयर करें, गपशप लगाएं, बाहर जाएं, चाय पिए, लंच करें, डिनर करें. तो दिस इज़ ऑल्सो द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़. अनदर नीड दैट इज़ एस्टीम नीड्स. एंड एस्टीम नीड्स मीन्स के प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट. कि प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट मीन्स कि आपको इज़्ज़त मिले, आपको अकम्पलिशमेंट मिले, आपने अच्छा काम किया तो आपको रिवॉर्ड मिले, आपकी प्रमोशंस हों, आपको अच्छा फील हो, आपने अच्छा काम किया तो आपको शाबाशी मिले. सो ये दोनों बेसिकली है हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है. एंड सेफ्टी एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारे पास क्या हैं, ये बेसिक नीड्स हैं. एंड लास्ट प्रायोरिटी में जो है जिसको हम सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स कहते हैं, वो हम उसमें हमारे पास आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या चीज़ है, दैट इज़ द अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज़. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स कि ये वो लास्ट स्टेज होती है जिसमें एक एम्प्लॉई
ये उम्मीद रखता है कि जो जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहा है वो इसको रियलाइज़ करे कि हाँ ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉई है, ठीक है। इसको एक्चुअली इसको जो है एक सही मानों में अपना एक कॉम्पिटेंट एम्प्लॉई समझे कि हाँ ये हमारा एक एम्प्लॉई है, ये हमारा एक टीम प्लेयर है, और यही है जो कि हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। तो ही नीड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसको एक एक्चुअलाइजेशन, एक रिस्पेक्ट चाहिए होती है, एक रुतबा उसको चाहिए होता है कि अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इसमें वो सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स को, तो ये 3 बेसिक नीड्स हैं अकॉर्डिंग टू द मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, कि हर ह्यूमन बीइंग की ये 3 नीड्स होती हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंगनेस एंड लव, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये नीड्स अगर आपकी फुलफिल होंगी तो आप मोटिवेटेड रहेंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज़ होगी। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ लें, मैंने इसको जनरली एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, नेक्स्ट जो थ्योरी है दैट इज़ मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। अच्छा, मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, सिंपल वर्ड्स में मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूँ तो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई में बेसिकली उसने 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल को या 2 ग्रुप्स ऑफ मैनेजर्स को, उसने एम्प्लॉयज़ को कंपेयर किया है। थ्योरी एक्स में वो कहता है कि दिस स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट एज्यूम्स दैट वर्कर्स डिसलाइक वर्क, कि अक्सर आपने देखा होगा एम्प्लॉयज़ बड़े कामचोर होते हैं, दे डिसलाइक वर्क, वो काम को पसंद नहीं करते हैं, एंड अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नीड कॉन्स्टेंट डायरेक्शन, वो कामचोर भी होते हैं, साथ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको मिली होती हैं वो क्या करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, एंड नीड कॉन्स्टेंट डायरेक्शन, और वो बाकायदा तौर पर आप उनको हर मिनट 5 मिनट बाद आप उनको डायरेक्शंस देंगे कि जी ये काम आपने गलत किया है, इसको ठीक करें, इसको ऐसे करें, उसको ऐसे करें, उसको ऐसे करें। अक्सर आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी एज्यूम किया होगा। अच्छा, हैव टू बी कंट्रोल्ड, फोर्स्ड एंड थ्रेटन टू डिलीवर वर्क, और ऐसे एम्प्लॉयज़ को थ्योरी एक्स में क्या कहती है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, इनको आपने कंट्रोल भी रखना होगा, आपने इनको फोर्स करना होगा, आपने इनको थ्रेट करना होगा कि वो काम को डिलीवर करें, टाइम पर काम किया करें, बार बार आप उनको ये फोर्स करेंगे कि काम आपने इस टाइम तक कंप्लीट करना है, अदरवाइज दिस। तो दिस इज़ थ्योरी एक्स एंड नीड टू बी सुपरवाइज एट एवरी स्टेप। और ऐसे जो मैनेजर्स होते हैं या ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनको हम लोग हर स्टेप बाय स्टेप इनको हम लोग सुपरवाइज़ करते रहते हैं। तो ऐसे जो एम्प्लॉयज़ हैं, दे हैव नो इंसेंटिव टू वर्क और एम्बिशन, इनका कोई एम्बिशन नहीं होता है, कोई इनकी सोच नहीं होती है, एंड देयर फोर नीड टू बी एंटाइज्ड बाय रिवॉर्ड्स टू अचीव गोल्स, ठीक है। सो ऐसे लोग जो होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएटर्स होते हैं, ठीक है। एंड थ्योरी एक्स में क्या कहती है कि द मैनेजर्स टेंड टू टेक अ पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ देयर पीपल एंड एज्यूम दैट दे आर नेचुरली अनमोटिवेटेड एंड डिसलाइक वर्क। ये जो थ्योरी एक्स है इसमें ये जितने भी ये हमने इसकी क्वालिटीज़ तो नहीं कह सकते हैं इसको, हमने जो ड्रॉबैक्स पढ़े हैं एम्प्लॉयज़ के, ये सारे के सारे काम को डिसलाइक करते हैं, एंड एज अ रिज़ल्ट दे थिंक दैट टीम मेंबर्स नीड टू बी prompted, rewarded और punished constantly to make sure that they complete their task। और ऐसे लोगों को बार बार पनिश किया जाता है कि वो अपने टास्क को कंप्लीट करें। जबकि थ्योरी वाई हमें क्या कहती है कि थ्योरी वाई मैनेजर्स हैव एन ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव ओपिनियन ऑफ देयर पीपल एंड दे यूज अ डिसेंट्रलाइज्ड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल। दिस encourages a more collaborative trust based रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर्स एंड देयर टीम मेंबर्स। थ्योरी वाई जो है ये थ्योरी एक्स के बिल्कुल अपोजिट है। इस स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं दे आर हैप्पी टू वर्क ऑन देयर ओन इनिशिएटिव, वो खुशी से अपनी ही मर्ज़ी से जो है तो अच्छा काम करते हैं। मोर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, वो ख़ुद से इंटरेस्ट लेते हैं बिज़नेस में और उनकी जो डिसीजन मेकिंग है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड टू कंप्लीट देयर टास्क, और वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ख़ुद से टास्क को कंप्लीट करते हैं। एन्जॉय टेकिंग ओनरशिप ऑफ देयर वर्क, जो काम उनको मिलता है वो उनको उस काम को अपना समझ कर करते हैं। सीक एंड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नीड लिटिल डायरेक्शन, ख़ुद से ज़िम्मेदारी को एक्सेप्ट करते हैं और उनको ज़्यादा डायरेक्शन देने की ज़रूरत भी नहीं होती है।
एंड वी वर्क एज फुलफिलिंग एंड चैलेंजिंग, वो काम को ऐसे देखते हैं कि ये चैलेंजिंग है उनके लिए और उन्होंने इस चैलेंज को कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स क्रिएटिवली एंड इमेजिनेटिवली, और वो प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, क्रिएटिवली और इमेजिनेटिवली खुद से सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली ये जो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई है हमारे पास, तो ये थ्योरी एक्स में हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं तो वो सुस्त होते हैं, काम को पसंद नहीं करते हैं, एंड जो थ्योरी वाई है वो हमें ये कहती है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अच्छे होते हैं। सो ये दो अपोजिट थ्योरीज़ हैं। बाकी डिटेल्स इसमें मैंने सारी दी हुई हैं, काफ़ी सिंपल सी थ्योरीज़ हैं, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी इंशाल्लाह। सो ये तमाम चीज़ें आप देख लें, कोई प्रॉब्लम हो इनमें तो पूछ सकते हैं मुझसे, एंड इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन बाय बाय।